हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम CTET और उत्तराखंड TET के लिए EVS स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम एक पार्ट बना चुके हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर किए हुए हैं, जिसमें जो 6 थीम है उस पर जो है हर एक चैप्टर हर एक थीम पे हम ये इसमें पॉइंट आप खुद से लिख के तैयार किए हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखें। और मेरा अनुभव है, हम CTET दिसंबर 2019 और 2021 दोनों पास हैं, जिसमें दिसंबर में 110 नंबर और जनवरी में 116 नंबर आया है। तो वही अनुभव हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जहाँ तक हम आपको देंगे बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे, तो आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़िए। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं इसका, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम देख रहे हैं कि पार्ट 1 में हम ये सब पार्ट 1 में हम यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं, देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, यहाँ देख लीजिए, एक सेकंड। जहाँ देख रहे हैं मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, और उल्लू के बारे में बताए थे कि उल्लू अपना गर्दन जो है पूरा 360 डिग्री पर पीछे तक घुमा लेती है। तो ये दोनों यहाँ तक हम बता दिए थे। ये चींटी ये गलत नहीं है। यहाँ पर हम चींटी जैसे कीट जो है फेरोमोन नामक रासायनिक निकालते हैं, जिससे उसके पीछे जितने भी चींटी रहती है वो एक लाइन से जो इस तरह से वो चलते रहती है। अगर आप बीच में उंगली भी दे दीजिएगा तो वो ऐसे ऐसे करके फिर वही लाइन पकड़ लेगी। समझ गए? तो यहाँ तक हम बता चुके थे। चलिए अब आज इसका अगला वीडियो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे आगे का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसी चैप्टर से और बचा हुआ है तो हम आगे देख रहे हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए। पहला है पॉइंट है कि मच्छर हमारे शरीर के गंध व पैरों के तलवों के गंध व शरीर के गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। जितने भी मच्छर होते हैं दोस्तों, वो हमें किस तरह से ढूंढ लेते हैं? तो हमारे शरीर के जितने भी गंध होते हैं उससे और पैरों के तलवों के गंध से वो क्या करते हैं, हमको ढूंढ लेते हैं। किस तरह से देखते हैं कि जब सोते वक्त जब हम मच्छरदानी का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर भी घूमते रहता है, क्योंकि हमारे शरीर का स्मेल उसके पास जाते रहता है, लेकिन वो क्या करता है, उसके अंदर घुस नहीं पाता है। चलिए आगे देखिए। दूसरा, पक्षी एक ही समय में दोनों आँखों से दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ऐसा क्यों? तो क्योंकि पक्षी की अपना सब जो मानव है, मानव के आँख के और दोनों आँख के बीच क्या है, गड्ढा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक चीज़ को देख लेते हैं एक बार, लेकिन पक्षियों के मस्तिष्क के क्या होता है, ऊपर दोनों साइड से रहता है आँख, बीच में क्या रहता है, वो बीच में दो आँख आपस में दिखता नहीं है। तो होता क्या है कि उसका जो आँख रहता है मस्तिष्क के दोनों साइड रहता है, इसीलिए वो एक बार में दो चीज़ को देख सकता है। समझ गए? पक्षी एक ही समय में दोनों आँखों से दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। अगला देखिए, पक्षी देखने हैं तो अपने गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। समझ गए? उसकी आँखों की जो पुतली रहती है दोस्तों, अपना सबका क्या होता है कि ये घूम सकता है, लेकिन उसकी आँखों की पुतली क्या होता है, वो घूम नहीं सकती। इसीलिए वो बार बार क्या करती है, इधर से उधर क्या करती है, नज़र को इधर से उधर घुमाती रहती है। समझ गए? चलिए, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पक्षी देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों घुमाती है? तो इसीलिए उसकी आँखों की पुतली जो है घूम नहीं सकती। चलिए अगला देखिए, चील, बाज व गिद्ध अब हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। समझ गए? ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। यदि हम कोई चीज़ को 2 मीटर तक देख सकते हैं तो वो क्या कर सकता है, उसको 8 मीटर तक देख सकता है। समझ गए? हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। अगला पॉइंट देखिए, रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काला ही देखते हैं, काला रंग में ही देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को क्या करता है, सफ़ेद व काला ही देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछला बार ही पूछा गया है, और इसमें से ये मैना वाले क्वेश्चन भी पिछले बार पूछा गया है कि मैना झटके से अपनी गर्दन घुमाते। ऐसे कौन से पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन घुमाते थे? मैना। समझ गए?
तो ये क्वेश्चन जितना भी है हम इम्पोर्टेंट हम आप इसमें नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये आगे देखिए क्या है। अब देखिए सांप के बारे में आ गया। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। एक चीज़ और बताए थे कि जिसके बाहरी कान नहीं होते हैं और जिसके शरीर पर बाल नहीं होते, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अंडा देने वाले को अंडज बोलते हैं, और जो अंडा नहीं देता उसको जरायुज बोलते हैं। तो ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं, समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, सांप के बाहरी कान। तो सांप के भी बाहरी कान नहीं होते, उसके शरीर पर बाल नहीं होते, तो वो अंडे देते हैं, समझ गए। चलिए सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन से महसूस करता है। सांप का क्या होता है, वो बाहरी की चीज़ सुन नहीं सकता है, बाहरी चीज़। वो जब हम चलते हैं या धरती पर क्या होता है, जब हमारे चलने से धरती पर कंपन होता है तो वो उस चीज़ को महसूस कर लेता है, और वो क्या करता है, वो तब भागता है या उस कोई प्रतिक्रिया करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि डॉल्फिन प्रासरव ध्वनि द्वारा संदेश देती है। चमगादड़ व कुत्ते भी प्रासरव ध्वनि निकालते हैं। प्रासरव ध्वनि दोस्तों वो होता है जो जब चमगादड़ से, समझ लीजिए चमगादड़ जब रात को उड़ती है तो क्या करती है कि वो प्रासरव ध्वनि छोड़ती रहती है अपने आगे। वो अंधेरों में उतना अंधेरा में क्यों, कैसे उड़ सकती है, वो उतना अंधेरा में इसीलिए उड़ सकते हैं, वो प्रासरव ध्वनि छोड़ती है। आगे जब कोई चीज़ रहती है तो उससे टकरा के फिर वापस आ जाती है प्रासरव ध्वनि। इससे क्या होता है कि वो समझ जाती है कि आगे क्या है, बाधा है, इसीलिए तब वो क्या करती है, अपना रास्ता मोड़ लेती है। उसी तरह से डॉल्फिन भी समुद्र में क्या करती है, प्रासरव ध्वनि छोड़ती है। मछलियों के जब झुंड रहता है, बहुत सारा झुंड इस तरह से रहता है, देखे होइएगा डिस्कवरी। मछलियों का जब इतना बड़ा झुंड रहता है तो यहाँ से एक क्या करती है, बड़ा मछली क्या करती है, उस पर प्रासरव ध्वनि को छोड़ती है। जब जब ये डॉल्फिन प्रासरव ध्वनि छोड़ती है तो इसको पता चल जाता है कि क्या है आगे, जब प्रासरव ध्वनि छोड़ देती है तो आगे से जब वो भीड़ झुंड से टकरा के वापस आ जाती है तो समझ जाती है आगे किसी मछलियों का झुंड है या फिर और कोई चीज़ है, तो ये क्या करते हैं, उस ओर बढ़ती है, समझ गए। जब यह खाने के लिए जब निकलती है तो ये इस तरह से प्रासरव ध्वनि छोड़ती है, और मछलियों के झुंड से जब टकरा कर वापस आती है तो ये उस चीज़ को जब वहाँ जाकर क्या करती है, वो खा लेती है, समझ गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, डॉल्फिन प्रासरव ध्वनि द्वारा संदेश देती है। चमगादड़ और कुत्ते भी प्रासरव ध्वनि निकालते हैं। यहाँ पर है गेंडा, कीट, हाथी अपसरव ध्वनि द्वारा संदेश देते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखिए, ये प्रासरव ध्वनि का दोस्तों रडार में भी उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, छिपकली, मेढक और सांप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, शीत निद्रा में। ये इसको देखिएगा, ये छिपकली, मेढक, सांप, ये सर्दी के मौसम में या ज़्यादा ठंड रहेगा तो ये आपको नहीं दिखेगा, तो उस टाइम में कहाँ चल जाता है, तो ये कहीं एक ऐसा स्थान ढूंढ लेता है, मिट्टी के अंदर हो या कहीं पर हो घर में। छिपकली घर में घुस जाती है, सांप सर्दी में क्या करते हैं, ये बिल में चले जाते हैं, मेढक भी क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, तो ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। जब तक ठंडा रहता है वो ये नहीं निकलता है बाहर ज़्यादा, तो उसी को शीत निद्रा में बोलते हैं। अब आगे पढ़ना है स्लॉथ के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। स्लॉथ ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। स्लॉथ क्या है, भालू जैसा दिखने वाला जानवर है, लेकिन यह भालू नहीं है, समझ गए। भालू जैसा दिखता है लेकिन यह भालू नहीं है। यह क्या करता है, 17 से 18 घंटे तक सोता है। यह 40 वर्ष तक जीता है, समझ गए। स्लॉथ क्या है, भालू जैसा दिखने वाला जानवर है लेकिन भालू नहीं है। यह 17 से 18 घंटे सोता है। ये पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है। पूरे उम्र में सिर्फ यह क्या करता है, यहाँ पे पूरे उम्र में सिर्फ 8 पेड़ का पत्ता यह खाता है। कितने पेड़ का, 8 पेड़ का पत्ता खाता है। यह हफ्ते में एक बार जमीन पर सोच के लिए आता है। किसके लिए, सोच के लिए। यह हफ्ते में एक बार जमीन पर आता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो ये क्या करता है, हफ्ते में एक बार किस लिए बाहर आता है, तो सोच के लिए। किसके लिए, सोच के लिए। सोच यानी कि टॉयलेट करने के लिए, समझ गए, वो वाली सोच नहीं। तो ये टॉयलेट करने के लिए सब हफ्ता में एक बार ही नीचे आता है। यहाँ पे देखिए, यह पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। क्या होता है, यह उल्टा लटक करके सोता है, और यह बहुत आलसी होता है। ये सभी जानवरों में सबसे आलसी होता है, समझ गए।
यह बहुत आलसी होता है। तो इसके बारे में क्या सब देखें। यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह भालू जैसा दिखता है। अगला पॉइंट, यह 17 से 18 घंटे सोता है। यह 40 वर्ष तक जीता है। यह पूरे उम्र में सिर्फ 8 पेड़ का पत्ता खाता है। और यह एक हफ्ते में एक बार सोच के लिए नीचे आता है। और यह उल्टा लटक कर पेड़ पर सोता है। और अगला पॉइंट, यह बहुत ही आलसी होता है। चलिए स्लॉथ के बारे में जितना भी पॉइंट था हम देख लिया। अब आगे देखते हैं। आगे समझिए क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लेकर के आए हैं दोस्तों, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। आगे देखिए अगला, सांप का पॉइंट छूट गया था वहाँ पे, तो सांप के बारे में और हम देख लीजिए। सांप वहाँ पे क्या बताए थे, सांप जो है वो उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, वो हमारे कंपन को महसूस करते हैं। आगे देखिए, सांप के दांत नुकीले होते हैं। जिसके 2 दांत होते हैं ये नुकीले होते हैं, लेकिन ये वे अपना भोजन निगल कर खाते हैं। तो आप बोलिएगा उसका 2 दांत किस लिए, तो वो 2 दांत जो है जहर छोड़ने के लिए रहता है। उसी 2 दांत से वो खोखला दांत रहता है, उससे वो जहर छोड़ता है। तो देख लिए सांप के 2 नुकीले दांत होते हैं, लेकिन वो अपना भोजन क्या करते हैं, निगल कर खाते हैं। चलिए, सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, ये बता चुके हैं। यहाँ पे बीन, तुंबा, खंजरी और ढोल, ये चीज़ बीन, तुंबा, खंजरी और ढोल ये क्या है, एक यंत्र है जो ये ध्वनि यंत्र है, इससे ध्वनि निकलता है। तो ढोल के अलावा ये जो है ये बाकी तीनों जो हैं ये क्या है, सूखी लौकी से बनाया जाता है। ये बीन हुआ, तुंबा हुआ और खंजरी, ये क्या होता है, सूखी लौकी से बनाया जाता है। समझ गए। चलिए, सांप को काटने की दवा सिर्फ सांप के जहर से ही बनती है, जिसे सीरम कहते हैं। समझ गए। सांप की दवा किससे बनती है, सांप के जहर से ही बनती है, जिसे सीरम कहते हैं। आगे देखिए, सांपों को नचाने वाले सपेरा या कालबेलिया को यहाँ पे हम कालबेलिया कहते हैं। सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं, कालबेलिया। कालबेलिया लोग सांप के डंक को निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। समझ गए। कालबेलिया इतने मतलब सांपों को वो क्या, उसकी प्रजाति ही क्या है, सांपों को पालने के लिए है, सांपों को रखने के लिए है। तो वो कालबेलिया जाति क्या करते हैं, सांप के डंक से पता कर लेते हैं कि कौन सा सांप इसको काटा है। यहाँ पे एक पॉइंट है, नाग गुफन। नाग गुफन एक ऐसा डिजाइन है या रंगोली है या कढ़ाई और दीवारों पर लगाने के लिए कहाँ यूज किया जाता है, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में इसका यूज किया जाता है, या दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नाग गुफन एक ऐसा डिजाइन या रंगोली या कढ़ाई है जिसे दीवारों पर क्या करते हैं, दीवारों पर सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, तो सौराष्ट्र और गुजरात में है, तो उसी को सौराष्ट्र या गुजरात का, तो गुजरात में इसका या दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे समझिए। यहाँ पे रेशम के कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन सा कीट जो है अपनी मादा को कई किलोमीटर से पहचान लेता है, तो वो रेशम का कीट है। यहाँ पे हम एक आंख से 150 डिग्री तक वो देख सकते हैं। हम एक आंख से कितने डिग्री तक, 150 डिग्री तक देख सकते हैं। तो दोनों आंखों से कितना डिग्री देख सकते हैं, तो दोनों आंखों से हम मात्र 180 डिग्री हम देख सकते हैं। आप गौर करके देखिए, एक आंख बंद करिए तो आपको 150 तक देखेगा, दूसरा आंख खोलेगा तो आपको सिर्फ 180 तक ही देखेगा, पीछे देखेगा ही नहीं। समझ गए। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है, यहाँ पे हम ये पॉइंट सही है लेकिन इसको हम काट चुके हैं। आगे हम बाघ का एक टॉपिक बनाए उसमें हम ये सब चीज़ दे दिए हैं। चलिए देखिए, दिसंबर 2004 में अंडमान में सुनामी आने से पहले जानवरों के अजीब व्यवहार में चेतावनी भरी आवाज़ों को समझकर आदिवासियों ने वह इलाका खाली कर दिया था। एक पॉइंट है कि दिसंबर 2004 में जब अंडमान में सुनामी आया था तो वहाँ के जानवर सब क्या कर रहे थे, अजीब व्यवहार कर रहे थे। तो वहाँ के रहने वाले जितने भी आदिवासी थे, मछली पकड़ने वाले थे, सब क्या करेंगे, उसके जो व्यवहार था, उसका जो आवाज़ था, उससे वो पहचान गया कि यहाँ पर कुछ जो है अनहोनी होने वाला है। तो क्या किए, उससे पहले वहाँ का वो जगह छोड़ दिए। और ऐसा हुआ कि वहाँ का जितना भी द्वीप था वो सारा का सारा समुद्र में डूब गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जानवर की आवाज़ से हमें पता चलता है कि कुछ होने वाला है। जैसे गांव घर में एक मान्यता है कि कुत्ता जब ज़ोर ज़ोर से रोता है तो कुछ अनहोनी होने वाला होता है, लेकिन ये अंधविश्वास हम समझते हैं, ऐसा नहीं होता।
लेकिन ये चीज़ जो है पक्षियों में होता है। पक्षियों में होता है क्या कि जानवर में भी होता है। कुत्ता जैसे कुत्ता भी होता है। कुत्ता जब भूकंप आता या कुछ भूकंप या कुछ आने वाला जैसे रहता है आंधी तूफान, तो उससे पहले वो क्या करता है, रोता है। तो ये चीज़ सही भी है कहीं कहीं और कहीं कहीं भी अंधविश्वास भी लगता है। तो चलिए, पक्षियों में होता है। जब पक्षी किसी भी सांप को या फिर जब पक्षी के घोंसले में क्या रहता है, अंडे रहता है। जब पक्षी से यहाँ से क्या होता है कि जब सांप उप या कोई भी चीज़ जब उसके अंडे की तरफ बढ़ता है तो क्या करता है, सब एक तरह से आवाज़ निकालने लगता है। और बहुत सारे पक्षी क्या होता है, उसका आवाज़ समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो क्या करता है, सब एकजुट हो जाता है। चलिए समझ गए। अब अगला देखते हैं। आगे देखिए, एक चमकता सितारा है, यानी स्टार गर्ल, ये अनीता कुशवाहा को हम कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट जो छूट गए उसको हम लिख लिए हैं, आगे भी मिलेगा ये पॉइंट आपको। तो चलिए, चमकता सितारा किसे बोलते हैं हम, अनीता कुशवाहा को। ये मधुमक्खी पालन में ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चलिए, तो अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर के बोझा गांव की रहने वाली हैं। ये मधुमक्खी पालन में क्या करती हैं, बहुत ही अच्छा काम करती थी। ये एनसीईआरटी बुक में है, इसकी कहानी भी दिया गया है कि किस तरह से ये बचपन में, इसके गांव में स्कूल नहीं था तो ये बहुत दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। मोटरसाइकिल भी ये चलाना सीखी थी पापा से चुरा करके। चलिए, तो आगे देखते हैं। छत्ता बनाना, अंडे देना एवं फूलों से रस ढूंढना, ये कौन करती है, ये मादा मधुमक्खी करती है। अच्छा, पहले मधुमक्खी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ये मधुमक्खी पालन के विषय में। मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आया, पूछा ही जाता है हर बार। मधुमक्खी पालन का समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। आ देखिए, लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। क्या करते हैं, लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। लीची के फूल क्या करते हैं, मधुमक्खी को लुभाते हैं। आगे देखिए, मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या समझ गए, इसमें क्या समझे कि मधुमक्खी के द्वारा जो है, मधुमक्खी को पालने के लिए और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए, भंडारण यानी कि जमा करने के लिए बक्से का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। समझ गए, मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए क्या किया जाता है कि चीनी खरीदी जाती है। यहाँ पे देखिए, छत्ता बनाना, अंडा देना एवं फूलों से रस ढूंढना, ये किसका काम रहता है, तो ये मादा मधुमक्खी का काम रहता है। समझ गए, यानी कि छत्ता बनाना, अंडा देना एवं फूलों से रस ढूंढना, ये किसका काम रहता है, ये मादा मधुमक्खी का काम रहता है। और जो मेल मधुमक्खी रहता है, जो नर मधुमक्खी रहता है, वो क्या करता है, सिर्फ जो है प्रजनन के लिए, वो प्रजनन का ही काम करता है और कुछ नहीं वो ज़्यादा करता है। समझ गए। चलिए, और जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, एक दो रह जाएगा तो वो हम आगे बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चींटी के बारे में अब देखते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चींटी जैसे कीट जो है फेरोमोन नामक रासायनिक निकालते हैं, इसे हम बता चुके हैं, जिससे उसके बाकी चींटी उन्हें पहचान लेते हैं। आगे है, सभी चींटियों के काम बटा होता है। सभी चींटियों का काम बटा होता है, जिस तरह से मधुमक्खी में भी बटा होता है कि रानी मधुमक्खी अंडे देती है। क्या करती है रानी मधुमक्खी, यहाँ देखिए, रानी मधुमक्खी अंडे देती है, छत्ता बनाती है और फूलों से रस ढूंढती है। उसी तरह से उसमें काम करने वाले भी होता है, और वर्कर जो मधुमक्खी होता है वो क्या करती है, बाहर से ढूंढ करके ज़्यादा शहद ढूंढ के लाते हैं। और ये भी मादा मधुमक्खी भी रस ढूंढती है, ठीक है, और वर्कर भी उसमें काम करता है। इसमें चींटी के बारे में देखिए, चींटी के बारे में यहाँ पे चींटी फेरोमोन नामक एसिड छोड़ता है। चलिए आगे देखिए, सभी चींटियों के काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल पर ध्यान रखती है, मजदूर चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती है, दीमक, मधुमक्खी, ततैया भी इसी तरह कार्य करते हैं। ये दीमक होता है, मधुमक्खी होता है, ततैया इसी तरह से कार्य करते हैं। तो एक चीज़ इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जो हैं कीट जो है या फिर जंतु जो हैं, ये जिसमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। तो ये चींटी, मधुमक्खी, ये दीमक, ततैया, इस सब में क्या है, सामाजिकता का गुण पाया जाता है। ये
सामाजिकता का गुण इसमें पाया जाता है, क्योंकि ये सब क्या करता है, मिलजुल कर काम करता है। समझ गए? इसमें क्या होता है, सामाजिकता का गुण पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब आ गया बाघ। ये अभी जंतु चैप्टर ही चल रहा है, पक्षी एवं जंतु। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और लिख लीजिए। आगे है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। समझ गए? इसीलिए शिकार रात को जब करता है बाघ, वो क्या करता है, हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। आगे है, मूछे हवा में हुए कंपन को पहचान लेते हैं। बाघ की जो मूछ रहती है वो क्या करती है, हवा में कंपन को पहचानती है। कंपन यानी कि वो क्या करता है, मूछ से कंपन ये पहचानता है कि शिकारी का आवाज़ और जो झाड़ी में जो शिकारी का आवाज़ हो, मतलब शिकार का आवाज़ हो या फिर पत्ते हिलने का आवाज़ हो, वो दोनों में अंतर कर लेता है। बाघ एक दूसरे की पहचान मलमूत्र के गंध से करते हैं। अपने एरिया का जो निर्धारण होता है वो क्या करते हैं, मलमूत्र के गंध से करते हैं। उसका जितना भी एरिया रहता है उसमें क्या करता है, वो मलमूत्र त्यागता है। इससे दूसरे एरिया के बाघ समझ जाते हैं कि ये दूसरे का इलाका है। आगे देखिए, मौके के अनुसार आवाज़ बदलती है। बाघ मौके के अनुसार आवाज़ बदलती है, यानी कि शिकार करते वक्त अलग आवाज़ और मतलब और जो है और बाघिन से जब मिलती है उस टाइम वो अलग आवाज़ निकालती है। इसके गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। बाघ और शेर सब जो भी होता है उसका गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। आगे देखिए, हवा से पत्ता हिलने और शिकारियों के झाड़ियों में के आवाज़ में अंतर कर लेता है। यहाँ पे था ना, मूछ कंपन को पहचान लेता है, और यहाँ पे हवा से पत्ता हिलने। देखिए, अगर जंगल में कहीं पर ज़्यादा झाड़ी है तो उसमें अगर पत्ता हिल रहा है कि वहाँ पे कोई शिकारी है, वो उसमें क्या कर लेता है, बाघ अंतर कर लेता है। इतना मतलब शातिर होता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में घूम सकता है। आप देखे होइएगा, बाघ क्या करता है, अपने कान को मोड़ लेता है, चारों साइड घुमा लेता है। चलिए आगे देखिए, एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, इसे क्या कहते हैं, तो हम मोर कहते हैं। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे जानवर क्या है, शाकाहारी गाय भैंस इत्यादि के आगे के दांत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं, तो आगे के दांत छोटे इसलिए होते हैं कि वो घास को क्या करे, काटने के लिए वो उसका यूज कर सके, पत्तों या घास को काटने के लिए। लेकिन पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं भोजन को चबाने के लिए। फिर है, मांसाहारी के अगले दांत क्या होते हैं, बड़े या नुकीले होते हैं, मांस को काटने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए। समझ गए? आगे देखिए, हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है, गेंडे को उसके सींग के लिए मारा जाता है, बाघ मगरमच्छ और सांप को उसके खाल के लिए मारा जाता है, और कस्तूरी हिरण होता है उसको थोड़ी सी सुगंध के लिए मारा जाता है। समझ गए? इसका से मांस भी क्या होता है, सेंटदार होता है। चलिए समझ गए इतना पॉइंट, इसको लिख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो लिखना मत भूलिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पक्षी आगे एक सेकंड, चलिए देखिए, पक्षी और जानवर अपने साथियों को आई मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। पक्षियों में भी होता है और जानवर में भी होता है। जब उसके साथी जब आते हैं, बताए थे ना, जब घोंसला में अंडा रहता है तो क्या होता है, जब कोई सांप उसके ओर आता है खाने के लिए, या बच्चे इसमें रहता है, सांप जब उसको खाने के लिए आता है तो पक्षी क्या करता है, सब पक्षी एक तरह से अलग आवाज़ निकालने लगता है। इससे होता क्या है कि सभी पक्षी समझ जाता है और उसको बचा लेता है। तो यही होता है जानवर सब। चलिए अब सोना कितने जानवर कितने देर सोता है, इस चीज़ को देखते हैं। गाय 4 घंटे सोती है, अजगर या पाइथन बोलिए 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे, स्लॉथ 17 घंटे। यहाँ पे अब देखिए उसके सोने का समय था। और हाथी क्या था, 2 से 4 घंटा सोता, सबसे कम हाथी ही सोता है। हाँ नहीं, हाथी 2 से 4 घंटे तक सोता है। चलिए
आगे देखिए, पक्षी फूलों को कीड़ों से बचाती है। पक्षी क्या करती है, फूलों को कीड़ों से बचाती है, उसमें से कीड़ा क्या करती है, ढूंढ के खा जाती है। अब आगे है चिंपैंजी। चिंपैंजी के बारे में हर एक पॉइंट हम लेके चलते हैं, इसमें एक भी पॉइंट आपको नहीं छूटेगा। चिंपैंजी यह सबसे होशियार जानवर है। क्या है, यह सबसे होशियार जानवर है। यह समूह में रहते हैं जिसमें 3 से 80 तक सदस्य होते हैं। समझ गए, चिंपैंजी क्या सबसे होशियार जानवर है और यह समूह में रहते हैं। इसके समूह में 3 से लेकर के 80 तक सदस्य होते हैं। अब गैंडा के बारे में देखते हैं। यह स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। यह शाकाहारी होता है। हाथी भी क्या था, शाकाहारी होता है। इसका वजन 100 केजी 1000 केजी तक होता है। 1000 केजी यानी कि 100 केजी में कितना होता है, एक क्विंटल होता है। तो ये 10 क्विंटल के बराबर होता है। इसकी चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है, 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। इसका एक ही सींग नाक के ऊपर होता है। इसका क्या होता है, इसके पास एक सींग नाक के ऊपर होता है। समझ गए। चलिए, इसके नाक को, इसके गैंडा को इसके सींग के लिए ही मारा जाता है। समझ गए, इसके सींग का बहुत ही काम होता है। जड़ी बूटी में भी और सिग्नल सब में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, तीसरा पौधा। अब हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, अब पौधे के बारे में हम पढ़ेंगे। विभिन्न तरह के इसमें पौधे के बारे में पहले हम पढ़ लिए, जंतु के बारे में पढ़ लिए, पक्षी के बारे में पढ़ लिए, हमारा परिवार और मित्र के बारे में पढ़ लिए। 3 चैप्टर उधर ख़त्म हो गया। अब आगे हम चौथा चैप्टर पौधा स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न तरह के पौधे के बारे में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। चलिए, विविधता के आधार पर पौधे का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे तने का पतला होना, मोटा होना, पत्ती का रंग, आकार और पत्ती के किनारे गोल, लंबे, चौड़े होना। तो इस सब चीज़ के आधार पर पौधे को अलग अलग प्रकार में बांटा गया। अगला पॉइंट है बीज अंकुरण के लिए पानी, हवा व ताप। बीज को क्या करना है, बीज के अंकुरण के लिए क्या है, बीज के अंकुरण के लिए पानी, हवा व ताप चाहिए। ये नहीं मिलेगा तो वो अंकुरित नहीं होगा। 10 से 12 दिनों में अंकुरण होता है। यहाँ पे हम हाइलाइटर ले लेते हैं, एक सेकंड ध्यान से। ये क्या है, 10 से 12 दिनों में अंकुरण होता है। समझ गए। इसका इसमें ये पॉइंट देखते हैं, इसमें एक सेकंड। अच्छा, यही रहने दीजिए, यही अच्छा है। तो इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। चलिए, समझ गए, को मिटा भी सकते हैं। चलिए, 10 से 12 दिनों में क्या होता है, 10 से 12 दिनों में अंकुरण होता है बीज का। मूलांकुर पहले निकलता है, जो सबसे छोटा पार्ट पहले निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, मूलांकुर, जिन्हें मूल रोम भी कहते हैं। यह मिट्टी को जकड़े रहती है। सबसे नीचे पहले क्या होता है, मूलांकुर निकलता है। यह क्या करता है, ये मिट्टी को जकड़े रहता है। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है। ये तो VBI समझिए, ये पूछता है हर एक साल पर, हर एक मतलब एक एग्जाम के बाद ये रिपीट कर ही देता है। चलिए, रेगिस्तानी ओक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रेगिस्तानी ओक, ये रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबे पौधे होता है। 10 फुट कहिए या फिर 4 मीटर कहिए। पिछले बार 4 मीटर पूछ दिया था, क्योंकि 1 फुट बराबर होता है 0.348 मीटर। तो 10 फुट बराबर 4 मीटर के लगभग हो जाता है। ये हमारे घर के छत के ऊंचाई के बराबर होता है। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबे होते हैं, जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी होती है। वह पत्तियां इसमें कम होती हैं। समझ गए। रेगिस्तानी ओक की लंबाई हमारे घर के ऊंचाई के बराबर होता है, फर्श से छत के ऊंचाई के लंबाई के बराबर, या फिर 10 फुट होती है, या फिर 4 मीटर लंबे होती है। और उसकी जड़ जो होती है इससे 30 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। समझ गए, मतलब 300 फुट का होता है गहरा इसका। जब तक इसको जल नहीं मिल जाता है तब तक इसका फुट क्या होता है, बढ़ते रहता है।
ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो है तने से 30 गुना लंबी होती है। कितना? इसकी जड़ जो है तने से 30 गुना लंबी होती है, याद रखिएगा। इसके तने में पानी इकट्ठा होता है। क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है। चलिए आगे देखिए। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विष्णु चिंचालकर, ये इंदौर, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये सूखे पत्ते से बहुत ही अच्छा कलाकारी करते थे, समझ गए। विष्णु चिंचालकर क्या करते थे? सूखे पत्ते पर बहुत ही अच्छा डिजाइन ये बना लेते थे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, चल देखिए, अगला पॉइंट, पौधे को पानी देने से मुरझाए पत्तियां फिर से हरी हो जाती है क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। अब देखिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। आगे देखिए, मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिला से फैली है। कहाँ से? मधुबनी जिला से फैली है। इसमें चावल के घोल के रंग, यानी चावल को पीस करके उसका घोल बनाया जाता है, उसमें रंग मिलाया जाता है। नील का उपयोग किया जाता है, हल्दी का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करता है ये? इसमें जो है रासायनिक जो है, जो अलग केमिकल से बना रंग रहता है उसका प्रयोग नहीं होता है। इसमें हाथ से बनाया हुआ रंग का उपयोग किया जाता है, समझ गए। मधुबनी पेंटिंग भी इसे कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, या मिथिला चित्रकला के भी नाम से जाना जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूल की सब्जी केरला में खाई जाती है। कहाँ पे? केरल में खाई जाती है। और महाराष्ट्र में क्या कहता है? सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो ये कुछ पौधा मतलब ये साग है जो क्या करता है, जिसके जैसे कचनार हुआ, इसके फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है, केले के फूल की सब्जी केरल में खाया जाता है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बना के बहुत ही चाव से खाया जाता है। इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। इत्र चमेली व गुलाब के फूल से बनते हैं। उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत ही मशहूर है। क्या है? यूपी के कन्नौज जिला इत्र के लिए क्या है? मशहूर है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं, जैसे में रजनीगंधा क्या होता है? ये रजनीगंधा जो फूल है, ये रात को क्या करता है? ये खिलता है और बहुत ही सेंटदार होता है। वहाँ का जितने मतलब 50 मीटर 100 मीटर के एरिया में ये बहुत ही अच्छा से सुगंध करते रहता है रात को। चलिए अब आगे देखते हैं। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। ऊपर में क्या था? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता था। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता था, और मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, समझ गए। पॉइंट लिखते चलिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है खेलबनी का गांव कर्नाटक में है। कहाँ है खेलबनी का गांव? कर्नाटक में है। यहाँ प्याज की खेती होती है। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। प्याज कब उगाई जाती है? तो जुलाई महीने में, समझ गए। खेलबनी का गांव कर्नाटक में है। यहाँ प्याज की खेती होती है ज़्यादातर, समझ गए। खुरपी द्वारा फसल की खरपतवार को निकाला जाता है। ये सब चीज़ों से समझाने के है ने इसको हम समझा। खुरपी द्वारा हम क्या करते हैं? खुरपी इस तरह से रहता है, इस तरह से खुरपी रहता है। इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे नुकीला रहता है, इससे हम क्या करते हैं? खरपतवार को क्या करते हैं? काटते हैं। इससे क्या करते हैं? खरपतवार को खेत में साइड करते हैं। अब देखिए, सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ क्या किए थे? स्वयं का बलिदान कर दिया था, समझ गए। 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किए थे?
खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए क्या कहते 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान दे दिए थे। वहाँ हुआ क्या था कि वहाँ के राजा जो थे वो खेजड़ी वृक्ष को काटने का ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था। तो वहाँ के जो उसके जो आदमी थे वो उसको काटने के लिए गए, तो वहाँ की महिलाओं सब क्या किए, पेड़ से चिपक गए। क्या किए, पेड़ से सभी महिला क्या किए, आपस में इस तरह से आपस में क्या किए, पेड़ से लिपट गए और बोले अगर पेड़ को काटना है तो हमें भी काटना पड़ेगा। तो वो क्या किए, वो जितने भी वहाँ के जो काटने आए थे वो क्या किए, सबको क्या किए, काट दिए। तो यही है 363 महिलाओं के साथ जो है अमृता देवी विष्णु ने क्या किया था, अपना बलिदान दे दिया था इसी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। इसके बाद वहाँ के राजा आए और बोले कि आज से यहाँ पर कोई भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। खेजड़ी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। इसकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग किया जाता है। खेजड़ी वृक्ष के छाल से क्या होता है, दवा के काम भी आता है। खेजड़ी वृक्ष जो है ये राजस्थान का क्या है, ये राजस्थान के जो है राजस्थान में पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के क्या है, वहाँ के राजकीय जो है ये पेड़ है, वहाँ के राजकीय पेड़ है। तो खेजड़ी वृक्ष के पेड़ के नीचे जो है यहाँ के बच्चे, इसके नीचे बच्चे भी खेलते हैं। आगे हम खेजड़ी वृक्ष के बारे में देखेंगे। अब आगे है एक नारा है, अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा सुंदर पॉइंट है। अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हमें उसको बचाना चाहिए। अब आता है वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। ये स्विट्जरलैंड के थे। वेलक्रो दोस्तों ये चप्पल जो सैंडल होता है उसमें जो चिड़चिड़ा रहता है वो सटने वाला, वही वेलक्रो होता है। तो ये उसका आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था 1948 में। इसकी ये भी कहानी है, जब ये अपने कुत्ते के साथ जब जंगल में घूमने के लिए गए तो वहाँ पे एक ऐसा छोटा छोटा जो है एक समझिए सीड्स या बीज की तरह रहता है, तो वैसा था। उसके क्या कि कुत्ते के बाल में वो चिपक गया, तो उससे क्या किए, उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया और वो उससे क्या किए, वो वेलक्रो का आविष्कार किए। अब है पुर्तगाली लोग मिर्च दक्षिणी अमेरिका से लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे, मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से लेकर के आए थे। कहाँ से लेकर के आए थे, दक्षिणी अफ्रीका या अमेरिका। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम, ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो अगला वीडियो हम इसके बाद हम अगला वीडियो में आगे का हम जो पॉइंट है वो लेकर के आएंगे। तो इससे पहले जो वीडियो पार्ट 1 बना है उसको आप ज़रूर देखें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए धन्यवाद।